हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सब खैरियत से हैं एंड अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक बहुत रेलेवेंट सेशन रहने वाला है हर उस बच्चे के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए जो 2025 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं, यूपीएससी फाइट करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग 2025 की सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन किताबों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। या यूं बोलना चाहिए कि 2025 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। खास तौर पे वो बच्चे जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किए हैं, सेल्फ प्रिपरेशन की मदद से अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जिनका ये पहला अटेम्प्ट है, उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। एंड साथ ही साथ रिपीटर्स जो इसके पहले भी यूपीएससी में बैठ चुके हैं, प्री या मेंस दे चुके हैं, उनके लिए भी सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उनको भी समझ में आएगा शायद कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं और उनको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। सो डजेंट मैटर आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, आप पहली बार देने वाले हैं, आप कोचिंग के साथ में देने वाले हैं, आप कोचिंग के बिना देने वाले हैं, आप सब लोगों के लिए सेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। एंड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक एक एस्पेक्ट को हम लोग डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, तैयारी शुरू कर रहे हैं अगर आप, या तैयारी शुरू कर चुके हैं और फिर से अटेम्प्ट देने वाले हैं, कोचिंग के साथ दे रहे हैं, कोचिंग के बिना दे रहे हैं, डजेंट मैटर, मगर सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट काम जो आपने इस तैयारी को शुरू करने के पहले करना है वो है यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यूपीएससी नो डाउट एक बहुत टफ एग्जामिनेशन है। सिलेक्शन परसेंटेज 1% से भी कम है। लाखों लोग इस पेपर की तैयारी करते हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन है और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के चलते ये पेपर बहुत टफ हो जाता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो जब आप तैयारी शुरू करेंगे जोश जोश में, शुरू शुरू में 1-2 महीने अच्छा मोमेंटम बना रहता है, बट उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस फैलता जाएगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड फिर नेगेटिविटी आती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हर रोज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने शुरू में ये बात अपने आप से बोलनी है और उसके बाद आपने प्रिपरेशन में कूद जाना है। आपने हर रोज़ अपने आप से ये बात करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने अपने आप को लगातार ये एश्योरेंस दिलाना है कि आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो दम है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए है। और अगर कहीं पे कुछ आप लैक कर रहे हैं तो वो आप अपनी मेहनत से, आप अपने एफर्ट की मदद से ठीक कर लेंगे, अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस आप कर लेंगे। रेगुलरली आपको अपने साथ में ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना ही होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इस सफ़र में कई ऐसे मोड़ आएंगे, कई ऐसे फेजेस आएंगे जब आपके पास में अपने आप को सहारा देने के लिए कोई और व्यक्ति होगा नहीं। आप अपने आप को अकेला पाएंगे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं से घिरा हुआ पाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो, बहुत से चैलेंजेस आपके आने हैं। मानसिक तौर पे आपको वो चैलेंज करेंगे, फिजिकली वो आपको चैलेंज करेंगे, बहुत से एस्पेक्ट्स आएंगे और वहां पर सिर्फ आपका ये माइंडसेट ही आपके काम आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एम्फेसिस कर कर मैं सबसे पहले स्टेप पे इतना जो है बात कर रहा हूँ कि आपने अपने ऊपर भरोसा करना होगा और रोज अपने आप को ये बात याद दिलानी होगी, अप्स में, डाउन्स में, हर तरह से, कि भाई आप कर सकते हैं, आप में दम है, आप में क्षमता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला काम ये जब अच्छे से हो जाए, जब आपका दिमाग अल्टीमेटली इस बात को एक्सेप्ट करने लगे, देन यहाँ से अपनी तैयारी शुरू होती है। अपनी प्रिपरेशन जो है इसके बाद शुरू होगी। अब ये जो प्रिपरेशन है इसके खास तौर पे 2 फेजेस या फिर 2 स्टेप्स रहने वाले हैं। आपकी पूरी तैयारी 2 टुकड़ों में या 2 सेक्शंस में होगी। सबसे पहले आपको अपने एग्जामिनेशन का जो बेसिक सिलेबस है वो कवर कर कर एक नॉलेज बेस बनाना होगा। और जब ये नॉलेज बेस अच्छा बन जाए, एक मजबूत नॉलेज बेस जब बन जाए, उसके बाद में फिर आप प्री और मेंस के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करेंगे एंड मेंस के लिए फिर आप आंसर राइटिंग, ऐसे की जो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी जो प्रैक्टिस है, लैंग्वेजेस के पेपर, सारी तैयारी उसके बाद आप शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसी सीक्वेंस में आपने फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी तैयारी 2 फेजेस में रहने वाली है और उसमें सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है, आपने नॉलेज बेस बनाना है। सिलेबस
का जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपने ख़त्म करनी है पहले, ये जिसमें हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, करंट अफेयर्स हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें जब आप कर चुके हों, जब आपका एक नॉलेज बेस बन गया हो, प्रीलिम्स के लिए जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है, जो मिनिमम मिनिमम पढ़ना ज़रूरी है, उतनी किताबें आपने 2 4 5 बार जब अच्छे से रिवाइज कर ली हैं और आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यार अब मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास अब ज्ञान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान अपने साथ में आत्मविश्वास लाता है। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा, जब नॉलेज आता है, नॉलेज के साथ में आता है कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज्ञान अपने साथ में आत्मविश्वास लेकर आता है। एक होता है कि आप किसी से झूठ बोल दें या झूठ में आप उसे दिखा दें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बट आप अंदर से जानते हैं कि शायद ये जो मैं कह रहा हूँ ये सच नहीं है। एक होता है कि आपको अंदर से महसूस होता है कि यार आई एम प्रिपेयर्ड, मेरे पास अब ज्ञान है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बिल्टअप होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका जो ये आत्मविश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा, और इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा हाई रखना भी है, रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जब आपका नॉलेज बेस बनकर तैयार हो गया है, जो मिनिमम नॉलेज आपने होना चाहिए, जो मिनिमम किताबें आपने पढ़नी है, जब आप वो प्रिपेयर कर लें, ये स्टेप जब पूरा हो जाए, उसके बाद ही फिर आप जंप करेंगे प्री और मेंस की एकदम हार्डकोर प्रैक्टिस पर, एकदम डेडिकेटेड प्रैक्टिस पर। तो इन 2 फेजेस में आप प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पर जो बेसिक मंत्र है वो ये है कि हर सब्जेक्ट का आपका जो रिसोर्स होगा वो बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आपकी जो भी किताबें हैं वो कम से कम रहें, और आपका जो रिवीजन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छी ब्रूस ली ने एक बड़ा अच्छा एक शायद कोटेशन कहा है कि एक व्यक्ति है, उसको आप 10,000 दाव पेज की प्रैक्टिस करा दीजिए, और एक व्यक्ति है जिसे आप एक ही दाव या एक ही पेज है और उसकी प्रैक्टिस आप 10,000 बार करा दीजिए। ये एक दाव पेज वाला व्यक्ति जिसने उसकी प्रैक्टिस 10,000 बार करी है, ये उस व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा, या शायद 1,000 गुना ज़्यादा बेहतर होगा, जिसने 10,000 दाव पेचों की प्रैक्टिस करी है मगर सिर्फ एक एक बार करी है। वही लॉजिक यहाँ पर लागू होता है। आपने अपने रिसोर्सेज को मिनिमम से मिनिमम रखना है। सबने पता है कि स्टैंडर्ड किताबें वही हैं, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, बट मैक्सिमम लोगों को पहले से पता है कि स्टैंडर्ड किताबें क्या हैं। एनसीईआरटी सबने पढ़नी है, लक्ष्मीकांत सबने पढ़नी है, स्पेक्ट्रम सबने पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की वो सबने पढ़नी है, क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की किताब है वो सबको पढ़नी है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी की जो क्लास 11 की किताब है सब पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे सबने पढ़ना है, बजट सबने पढ़ना है, करंट अफेयर सबने पढ़ना है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम है। मगर अब ये नहीं करना है कि अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में अब हम पीएचडी कर लेंगे, उसकी हम 5 किताबें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक किताब, स्टैंडर्ड किताब पकड़िए, उसको पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, मगर एक किताब पढ़िए। बाकी कहीं से कुछ एडिशनल मटेरियल मिलता जाता है जो आपकी किताब में अगर नहीं है तो उसको एडअप करते चली जाइए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्योग्राफी की एक किताब में एकदम ही अलग किस्म की ज्योग्राफी पढ़ाई गई हो और एक दूसरी किताब में ऑल टुगेदर अलग किस्म की ज्योग्राफी पढ़ाई गई हो। या यही बात हिस्ट्री पे लागू होती है कि ये तो नहीं होगा कि एक इतिहास की किताब में बहुत एडिशनल नॉलेज दे दिया गया होगा, या एक अलग तरीके की हिस्ट्री होगी और दूसरे में अलग तरीके की हिस्ट्री होगी। ये नहीं होता। 19-20 का फर्क होता है, बट मोर और लेस किताबें सारी की सारी एक जैसी होती हैं। तो आपने एक किताब अपना बेस बनानी है, रेफरेंस बुक के तौर पर बनाना है, और उसे चार्ट डालना है, 50 बार पढ़ना है, जितनी बार आप करें उसी का रिवीजन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 किताबें ना पढ़ें, अपने पास में पूरा अपना कमरा जो है कोचिंग मटेरियल से या फिर रिसोर्सेज के नाम पे अलग अलग किताबों से ना भर लें। आपकी कंटेंट जो है, आपकी रेफरेंस बुक्स कम से कम होनी चाहिए, और आपका जो रिवीजन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए उन किताबों का। एक किताब लीजिए, 100 बार पढ़ मारिए, बजाय 10 किताबें लेके उसे एक एक बार पढ़ने के। ये जो एक किताब 100 बार, 50 बार, जितनी भी बार आप पढ़ते हैं, ज़्यादा असरकारी रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, बजाय इन 10 किताबों को जिनको एक एक बार पढ़ा है। और ये तो फिर पक्की बात है कि पूरा पूरा पढ़ा नहीं जा सकेगा, पढ़ भी लिया गया तो फिर पूरा पूरा याद नहीं रखा जा सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब आपने रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं एंड आपका रिवीजन उनका मैक्सिमम होना चाहिए। आप प्री के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, मेंस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। तो एक पॉइंट जो अपने दिमाग में रखना है, प्री के लिए और मेंस के लिए कोई सेपरेट सोर्सेज नहीं आते हैं, या प्री की कोई अलग तैयारी और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं होती है। नॉलेज बेस सबके लिए वही सेम रहने वाला है। तो कोई सेपरेट अलग से सोर्सेज आपको प्री एंड मेंस के लिए नहीं आएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स दोनों एग्जामिनेशन के फेजेस के लिए सेम रहने वाली हैं। मेंस में बस ये है कि कुछ एडिशनल टॉपिक्स जुड़ जाते हैं, कुछ एक आध नया सब्जेक्ट जैसे एथिक्स का जुड़ जाएगा, तो कुछ एडिशनल कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। बट मोर और लेस अगर आप बात करो कि किताबें जो हैं वो प्री के लिए भी वही रहने वाली हैं, वो मेंस के लिए भी
वही रहने वाली हैं, मेंस में कुछ थोड़ा सा एडिशन होगा, बट स्टैंडर्ड किताबें मोर और लेस एक रहेंगी। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्री और मेंस की कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती है, वो एक कंबाइंड तैयारी होती है, जिसका एक फेज आपका में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक फेज में आपको उसी के बारे में कुछ लिखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन कोई अलग अलग होगी या कोई अलग अलग सोर्सेज होंगे, सोर्सेज भी आपके सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स सेम रहेंगी, प्री के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं, ये बहुत होता है खासतौर पे दिल्ली में। अगर बच्चा पहली बार गया है तो कोचिंग्स की चकाचौंध में ही खो जाता है, अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में परेशान हो जाता है, ये गड़बड़ वो करता है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं सारी की सारी आप प्री के लिए कुछ और ले लें, मेंस के लिए कुछ और ले लें, एक ही किताब पर रिलाई करें एंड अलग से कोई जो है सोर्सेज ना लें। बस मेंस के लिए कुछ एडिशनल किताबें पढ़ना पड़ेंगी, बट वो बात की बात है जब आप मेंस की प्रिपरेशन के उस लेवल तक पहुंचेंगे। पहले आपने सेम कोर्सेज सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम किताबें पढ़नी है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। वैसे तो सभी को पता है कि क्या क्या किताबें पढ़नी है, बट फिर भी वो बच्चे जो पहली बार तैयारी करना शुरू करेंगे एंड फिर वो बच्चे जो कोचिंग्स नहीं ले रहे हैं, जो और काफ़ी सारे सोर्सेज वगैरह पे जाके देख चुके हैं कि कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए। कोरा पे कोई कुछ और बोल रहा है, फिर यूट्यूब पे दसियों तरह के वीडियो पढ़े हैं, सबने उस पर अपने अलग अलग सजेशंस दे रखे हैं, या फिर कहीं और उसको कुछ और बातें कही जा रही हैं, कोचिंग वाले अपना स्टडी मटेरियल जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी इस तरीके से वेरियस सोर्सेज के चलते बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ तक जितना मैंने डिस्कशन किया है ये वो बेसिक स्टेप्स हैं जिसका आपने पालन करना है। अगर आप इस तरह से चलते हैं देन बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ रहेगी, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, और उस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिस तरीके के अप्स एंड डाउन्स कई बार हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते, हमारे आत्मविश्वास की कमी के चलते आ जाते हैं। एंड एक बच्चा जो खास तौर पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आ रहा है, छोटे शहरों से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, या कहीं ना कहीं वो एक जाल में फंस जाता है, एक नेवर एंडिंग सिलेबस के, उसमें आप कम से कम जो है नहीं फंसेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक बातचीत करी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, इट गोज विदाउट सेइंग कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में पूरा का पूरा GS1 का जो पेपर है उसका एक बड़ा सेक्शन हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर से आता है, एंड आर्ट्स एंड कल्चर बिना हिस्ट्री को पढ़े समझा नहीं जा सकता। प्री की बात की जाए तो एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, तीनों में से क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आते हैं, लगातार आ रहे हैं, और जब तक सिविल सर्विसेज का पेपर होगा तब तक आते रहेंगे। तो इतिहास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हिस्ट्री अपना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, एक मिडीवियल हिस्ट्री है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। अब कैसे एक एक करके इनको पढ़ना है, क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री। अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, स्कूल के बाद आपने कभी इतिहास को हाथ नहीं लगाया, खोल के नहीं देखा, तो कैसे इसकी शुरुआत करें? इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री की किताब आती है तमिलनाडु बोर्ड की, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर डालिए, गूगल पर सर्च करिए तमिलनाडु क्लास 11th हिस्ट्री बुक, इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी। उस किताब को आप डाउनलोड कर लें, उसको आप प्रिंट करवा लें एंड उसको रिवाइज करें, उसको पढ़ें। अच्छा, ये किताब पढ़नी कैसे है? इस किताब को ऐसा सोच के ना पढ़ें कि मैं भाई इस किताब को यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं हिस्ट्री की जो है प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ ऑफिशियली, इस तरह से ना पढ़ें। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, जैसे बस आप उसे पढ़ते चले जाते हैं शौक में, उस तरीके से इस किताब को उठाइए और 2 बार 3 बार कंफर्टेबली आप इसको जो है पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत अप टू द पॉइंट बात करती है, ज़्यादा इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एंड ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपने स्कूल के बाद में कभी इतिहास खोल के ना देखा हो। तो 11वीं की ये किताब उठाइए तमिलनाडु बोर्ड की, इत्मीनान से इसको 2-3 बार सिंपली, ऐसे जैसे आप मैगजीन पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, 2 से 3 इसकी जो है आप रीडिंग्स दे दीजिए, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ लीजिए। 2 से 3 रीडिंग में होगा क्या, आपको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, और फिर किस तरीके से फिर वो जो है आगे फ्लो करता हुआ एंशियंट हिस्ट्री बढ़ती है। मौर्य कब आते हैं, अलेक्जेंडर का हमला कब होता है, इसके बाद में फिर गुप्तास का टाइम पीरियड कब आता है, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कब आता है, किसके टाइम पीरियड पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुई। साउथ में जो है खासतौर पे चेरा
चेरा चोला पांड्या, इनका उदय कब होता है, आपस में इनके जो कन्फ्लिक्ट हैं, पल्लवाज हो गए, चालुक्याज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, इन सबके जो भी इश्यूज वगैरह हैं, फेमस किंग, कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें आपको समझ में आती जाती हैं। 2 से 3 रीडिंग लगाने में आपकी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बन गई है, आपको समझ में आ गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अब जब ये हो जाए तो उसके बाद इस किताब को बंद करके रख दीजिए और वक्त वक्त पर इसको इसी तरह किस्से कहानियों की तरह खोलिए, मजे मजे में पूरा पूरा पढ़ दीजिए। और ये इतनी आसान किताब है कि 2 से 3 सिटिंग्स में आपकी पूरी हो भी जाएगी। एक बार जब ये हो जाता है, आपको हिस्ट्री की एक समझ लग जाती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तब आप दूसरी किताब उठाइए। ये है क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा। ये किताब भी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे गूगल पर जाएं एंड लिखें क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, ये मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवाएं एंड उसके बाद में, अब क्योंकि आपके पास में इस किताब के चलते हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है, दिस बुक विल मेक मोर सेंस। ये किताब अब ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी, ज्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव में आपको समझ में आएगी। कंटिन्यूटी अब आपकी बनी गई है, आपको पल्ले पड़ जाएगा कि ये चैप्टर पहले क्यों आ रहा है, इसके बाद ये चैप्टर क्यों, इसके बाद ये चैप्टर क्यों। इस किताब को मगर अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, 1 बार या 2 बार इसको आराम से सुकून से ढंग से पढ़ें, इसकी एक एक लाइन को ढंग से पढ़ें, मोर और लेस ये समझ में आ जाती है। ये बुक अगर आपने एक बार अच्छे से 2-3 बार रीड कर ली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये किताब पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसी बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई हैं जो इस किताब में नहीं थी। 1 बार 2 बार जब आप इस किताब को पढ़ लें और आपको ये पूरी किताब समझ में आ जाए, उसके बाद में आप इस किताब से अपने हाथों से नोट्स बनाइए, ठीक है जी। उसके बाद इस किताब से आपने नोट्स बनाने हैं, और ये नोट्स खुद ही बनाइए, किसी और के बने बनाए नोट्स मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपकी नॉलेज जो है, आपकी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। तो इस किताब से आपने फिर अपने हाथों से नोट्स बना लेना है। एक बार जब आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएं, फिर इस किताब को भी बंद कर कर रख दीजिए। इसके बाद में इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब कई लोग बोल सकते हैं कि नोट्स में अगर हमने इसमें कोई ऐसी चीज एडअप नहीं करी जो इम्पोर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछ ली गई, तो हम क्या करेंगे? किताब तो आप बोल रहे हो मत पढ़ना, नोट्स बनाने के बाद सिर्फ नोट्स ही नोट्स पढ़ना। तो इसका जवाब यह है कि जब आप ये नोट्स बना लोगे, 2-3 बार आपने किताब पढ़ी थी, अगर आपकी आंखों के सामने से कुछ गया है तो ये तो नहीं होगा कि दिमाग उसको पूरी तरह भूल जाए। नोट्स में अगर आपने कोई चीज स्किप कर भी दी है, आप फिर अल्टीमेटली सब करने के बाद में सवाल लगाओगे और उस टॉपिक में से फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अगर दिख जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये तो पढ़ा था बट नोट्स में लिखा नहीं है। तो ऐसे आप फिर उसको जो है वापस जाइए, उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़िए और उसको फिर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि दुनिया में एक बार में आपने जो है परफेक्ट नोट्स बना लिए, या दुनिया में कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट हो जाएगी। आपके नोट्स भी परफेक्ट नहीं है, वक्त के साथ इसमें जो है बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है अभी एडअप होनी है। तो इस तरीके तो ये अपने को जो है बात का ध्यान रखना है। जब ये चीज़ हो गई, ये किताब अपन किस्से कहानियों की तरह पढ़ चुके हैं, इस किताब को इत्मीनान से पढ़कर इसमें से हम लोगों ने नोट्स बना लिए जो वक्त के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, बार बार रिविजन के साथ में और ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे। उसके बाद में आपने क्लास 12th की हिस्ट्री की नई किताब का पहला पार्ट उठाना है। क्लास 12th में हिस्ट्री की 3 किताबें चलती हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। इसमें जो पहली किताब है उसमें 4 बड़े-बड़े यूनिट्स दिए हुए हैं। इन 4 बड़े-बड़े यूनिट्स में एंशियंट हिस्ट्री के काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस किया गया है, जो एंशियंट इंडिया के इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं उनको डिस्कस किया गया है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को डिस्कस किया गया है, टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया गया है, और यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आ रहा है। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, या फिर ये जो पहली किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, क्लास 12th की नई एनसीईआरटी की किताब जो अभी चल रही है, इस किताब को आप ले लें। अब ये चाहें तो खरीद लीजिए, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, चाहे तो इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मेरी सलाह है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, बट मेरी सलाह है अगर इस किताब को आप एज इट इज जैसी ये बिकती है वैसी की वैसी खरीद लें। उसकी वजह क्या है अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो पहला पार्ट है वो आपने खरीद लिया। इसमें 4 बड़े-बड़े यूनिट्स हैं, इनको आप रीड करिए। इनको रीड करने के बाद में इसमें से भी जो है आप अपने नोट्स बना लीजिए, या फिर नोट्स भी ना बना के इसी बुक में आप अंडरलाइन कर लें और उसको फिर आप बार बार रिवाइज करें। अब इस किताब की खासियत यह है कि इसमें कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं तस्वीरों के रूप में, कई सारी फोटोग्राफ्स बनी हुई हैं और उनके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। यूपीएससी ने कई बार उनकी तस्वीरों में से और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से लगातार सवाल पूछे हैं। हर एक चैप्टर के एंड में आपको टाइमलाइंस देखने को मिलती हैं। वो अपने आप में एक खजाना है, वो अपने आप में एक खान है, जहां से प्रीलिम्स में खासतौर पे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनफैक्ट पूछे भी जा रहे हैं। तो इस किताब को आपने पढ़ना है, इस किताब को उसी में अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो इसमें से नोट्स बना लीजिए और लगातार रिवाइज करिए। हर एक चैप्टर के एंड में जो टाइमलाइंस दी हुई हैं उनको आप पढ़िए। एंड इसके अलावा
इन टाइमलाइंस के अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहीं पे किसी ब्लॉक में कुछ बताया गया है, कहीं पे कोई तस्वीर बनी है उसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है इसमें से पढ़नी है। इस तरह से आपका एंशिएंट हिस्ट्री अगर एक बार तैयार हो जाता है तो फिर प्री के लिए और मेंस के लिए इससे ज़्यादा कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं किताबों को बार बार रिवाइज करें, इन्हीं में से बने हुए नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करें, और साथ ही साथ फिर जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उस प्रैक्टिस में जो भी नए आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, वहां से कोई टॉपिक पता चलता है, तो उसको फिर आप इसमें एडअप करते चले जाइए। उसके लिए अलग से कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या घबराने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अगर इन किताबों में नहीं आ रहा है तो फिर वो मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो टॉपिक जो भी है। तो घबराना नहीं है, मगर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है उसको आपने इस तरह से अपना एडअप करते चले जाना है। तो इस तरह से अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल की तैयारी आपको कैसे करनी है इसको हम लोग देखते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू करनी है हमको क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी से। क्लास 11th की सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई आपकी मिडिवल हिस्ट्री की किताब आती है, ये भी आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस जाके आपने क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी मिडिवल या फिर क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र के नाम से आपने गूगल करना है। ये किताब का पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और इस किताब को आपने सबसे पहले पढ़ना है। इस किताब की खासियत यह है कि इसको एक कहानी की तरह लिखा गया है, तो पढ़ते पढ़ते आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस किताब को लिखा गया है। तो इसकी भी 2-3 रीडिंग्स आपने लगानी है। 2-3 रीडिंग्स के बाद में समझ में आ जाता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से आप चाहे तो नोट्स बना लें, चाहे तो उसी में आप अंडरलाइन कर लें, एंड फिर ये कहानियों की तरह इस किताब को पढ़ा जा सकता है। जब भी आप फिर इसका रिवीजन करें तो अपने रिवीजन में उस अंडरलाइन वाले सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से देख लें, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब ये हो जाए उसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी की किताब आप पूरा देख लीजिए। ये किताब पूरी पढ़नी है, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक, फर्स्ट टू लास्ट पेज जो है आपने इस किताब को अच्छे से पूरा पढ़ना है। हालांकि 7वीं क्लास की किताब है, मगर यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह सीधे सीधे कई बार पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ्स दी हुई हैं उनके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो ब्लॉक्स या कॉलम्स कहीं पर दिए हुए हैं उसके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या जो खास तौर पे जो डार्क जो स्पेसिफिकली हाईलाइट करके या जो ज़्यादा डार्क पोर्शन में आपको जो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो टर्म्स देखने को मिलते हैं, उसको आपने जो है ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल क्लास 7 की एनसीईआरटी से लगातार पूछे जा रहे हैं। कई एग्जामिनेशंस में सीधे जैसे जैसे 2015 में एक सीधा सीधा सवाल आ गया था, या 2019 में क्वेश्चन आ गया था, 2021 में सवाल आ गया था। तो 7वीं की एनसीईआरटी बहुत काम की किताब है, इसको आपने पहले से लेकर आखिरी पन्ने तक कवर टू कवर पूरी की पूरी पढ़ना है। देन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है क्लास 12th की बुक नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में क्लास 12th में 3 किताबें चलती हैं। तो पहली जो किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसमें तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात की गई है। जो दूसरा पार्ट है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसमें मिडिवल हिस्ट्री की बात की गई है। तो ये किताब भी फिर आपने एकदम डिटेल में पढ़नी है, कवर टू कवर पढ़नी है, इसमें भी एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। और यहाँ पर खास तौर पर चैप्टर्स के एंड में जो टाइमलाइंस दी हुई हैं, चैप्टर के एंड में जो टाइमलाइन दी हुई है, ये सवालों की खान है। यहाँ से भर भर कर सवाल पूछे जाते हैं, जा रहे हैं, और आगे भी जाएंगे। तो इसलिए इन टाइमलाइंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इतना कर लिया तो इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 सोर्सेज हैं। सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th किस्से कहानियों की तरह पढ़ डालिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है 1-2 रीडिंग के बाद में उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लें, चाहे तो नोट्स बनाएं चाहे तो ना बनाएं। 7वीं की किताब एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़नी है, और क्लास 12th एनसीईआरटी बुक नंबर 2 येट अगेन कवर टू कवर पढ़नी है। ये किताब चाटना पड़ेगी, इस किताब को चाट डालिए, इस किताब को जितना हो सके उतनी बार पढ़िए, एंड दैट्स इट। मिडिवल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो विजयनगर एम्पायर का चैप्टर आएगा या भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है, बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एक बार आपने उसको इस किताब से पढ़ लिया इन चैप्टर्स को, तो उसके बाद चाहे प्रीलिम्स में कुछ पूछा जाए चाहे मेंस में पूछा जाए, मोर और लेस आपसे जवाब देते बनेगा। कोई दिक्कत या कोई डिस्कम्फर्ट आप महसूस नहीं करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में बेसिक किताबें इतनी हैं, कम से कम आपने जो है इतना पढ़ना है, और इससे ज़्यादा पढ़ने की एडिशनल ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप चाहें तो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी उठा लें बाय बिपिन चंद्र। फिर वही बात कि कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करिए, बिपिन चंद्र की किताब आपको मिल जाएगी।
वहां से उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। या तो आप इस किताब को पूरा पढ़ लें कवर टू कवर एंड इसको अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लें, इसी में से नोट्स बना लें, या फिर इसी किताब में अंडरलाइन कर लें और इसी में आप लगातार बार बार रिवाइज करते चले जाएं। अगर आपको ये किताब भा जाए तो इसी पे फोकस करिए, इसके अलावा किसी और किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेट से ये किताब पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई एक कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, एक रिदम ऐसा लग रहा है कि फील नहीं हो रही है, इन दैट कंडीशन आप चाहें तो फिर एक किताब आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, मॉडर्न इंडिया के नाम से। इस स्पेक्ट्रम की जो किताब है इसको आप पढ़ सकते हैं। या तो क्लास 11th की बिपिन चंद्र पूरी पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद अच्छी लगती है तो उसी को कंटिन्यू रखिए, तब आपको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बिपिन चंद्र की किताब आपको नहीं भाती, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती, आप उसके कई सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, बट क्योंकि कोई फोटोग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी वो एक कह सकते हैं कि एक नीरस सी किताब महसूस होती है, तो किसी वजह से अगर आपको बिपिन चंद्र नहीं भाती है तो फिर आप स्पेक्ट्रम की किताब उठा लीजिए। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की जो मॉडर्न इंडिया आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां से जो है आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। बट मेरी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो फिर आप ये स्पेक्ट्रम वाली किताब ना पढ़िए, और अगर आप स्पेक्ट्रम वाली किताब को पकड़ते हैं और आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो फिर आपने बिपिन चंद्र देखने की जरूरत नहीं है। दोनों किताबें पढ़ना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। फिर वही बात आ जाती है, रिसोर्सेज को कम रखना है, या तो इसको पढ़ें और इतना पढ़ें कि फिर इसको चाट डालिए, इसको एकदम अपने खून में बहना चाहिए, इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और अगर ये नहीं अच्छी लगती, फिर स्पेक्ट्रम को पढ़ा तो स्पेक्ट्रम को फिर कवर टू कवर एकदम अच्छे से जी जान से 25 30 50 बार पढ़ मारिए और उसको फिर अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। अलग से फिर आपने बिपिन चंद्र नहीं देखनी, तो दोनों में से कोई एक किताब आप उठा लें, थोड़ा थोड़ा पढ़कर देखिए। मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता हूँ, मुझे बिपिन चंद्र ज़्यादा अच्छी लगती है, बट स्पेक्ट्रम कहीं से कहीं तक इस किताब से कम नहीं है। मैंने क्योंकि दोनों किताबों को पढ़ा है, दोनों को पढ़ाया है, इसलिए मैं जानता हूँ। स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है, बिपिन चंद्र भी अच्छी किताब है, जो आपको ठीक लगती है थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखें दोनों को। कोई भी 2 टॉपिक या 3 टॉपिक उठा लें, पहले बिपिन चंद्र से पढ़ लें, फिर स्पेक्ट्रम से पढ़ लें, या फिर पहले स्पेक्ट्रम से पढ़ लें, उसके बाद बिपिन चंद्र से पढ़ लें, और फिर आप उसका फैसला खुद ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एग्जामिनेशन है, आपने पढ़ना है, आपने नॉलेज गेन करना है, तो उस सोर्स के साथ जाइए जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों में से जो भी किताब आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद क्लास 12th की हिस्ट्री की तीसरी किताब या पार्ट थर्ड जो है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और उसमें भी जो शुरुआती 3 4 चैप्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोविड आने के बाद में ये एनसीईआरटी की किताबों में रैशनलाइज कंटेंट के नाम पर कई सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया था। तो तीसरी किताब में स्पेसिफिकली 1 2 चैप्टर्स थे, कॉलोनियल सिटी एक चैप्टर था, पार्टीशन एक चैप्टर था, इन दोनों चैप्टर्स को उड़ा दिया गया। तो आपने क्लास 12th की जो एनसीआर नई जो एनसीईआरटी चल रही हैं, इसमें आपको वो वाली एनसीईआरटी उठानी है जिसमें रैशनलाइज कंटेंट नहीं है। रैशनलाइज कंटेंट के पहले 2019-20 का जो एडिशन है, अगर हो सके तो वो ढूंढिएगा, उसमें आपको ये एडिशनल चैप्टर्स मिल जाएंगे जो अभी जो किताबें चल रही हैं उसमें हटा दिए गए। तो उस किताब को पढ़ना है जिसमें रैशनलाइज्ड कंटेंट नहीं है, जिसमें कोविड के चलते चैप्टर्स को काटा छाटा नहीं गया, तो वो वाली किताब आपने उठानी है। एंड क्लास 12th की इस नई एनसीईआरटी के पार्ट थर्ड को, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड को, आपने वही बात कि कवर टू कवर पढ़ना है। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ब्लॉक्स वगैरह में जो भी टाइमलाइंस दी गई हैं उनको ढंग से पढ़ना है, और इस तरीके से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, बट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट प्रिपरेशन क्यों नहीं हुई है, उसकी वजह यह है कि इतना करने के बाद भी मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जा रहा है कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जो नहीं बनते, या अतरंगी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। आप अतरंगी किस्म के क्वेश्चंस या इस तरीके के एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इतना पढ़ने के बाद भी अपने को नहीं मिली है, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब उसके लिए क्या करना है, उसका जवाब है आपने टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और वहां पे आपको इस तरीके के एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उन एडिशनल क्वेश्चन से फिर आपको टॉपिक पकड़ना पड़ेंगे। जैसे एक बड़ा कॉमन सवाल है कि ये फलानी फलानी किताब किसने लिखी। आप ये सारी एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं आता किताबों का कि ये किताब किसने लिखी है, फलानी किताब किसने लिखी। अब आपको जब 2 3 टेस्ट में लगातार ये क्वेश्चन दिख रहा है कि ये फलानी किताब किसने लिखी, ढिकानी किताब किसने लिखी, और आपको पता है कि आप जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं उसमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपकी प्रिपरेशन में एक एस्पेक्ट आप लैक कर रहे हो। अब यहाँ पर इंटरनेट आपके काम आता है।
इंटरनेट खोलिए, जितनी भी आपकी लीडिंग पर्सनालिटीज हैं, 3 4 5 टेस्ट देखकर समझ में आ जाएगा प्रोमिनेंटली किन किन व्यक्तियों के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। और नहीं भी तो फिर जितनी भी आपकी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, महात्मा गांधी हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और इसके अलावा और भी जो दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स थे 1905 तक, या गांधी जी के राइस के पहले जो प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, उसके बाद में भी जो 30s एंड 40s में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, जो इनके इंपॉर्टेंट जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशंस के जो प्रेसिडेंट्स रहे, इनके जो भी नाम है पहले तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, विकीपीडिया पे उनके बारे में पढ़िए, या किस किस ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, इस तरीके की आप एक लिस्ट अपने खुद प्रिपेयर कर लीजिए, और इनको भी फिर अपने आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो ऐसे जो भी आपको एडिशनल पॉइंट लगे, इतना पढ़ने के बाद में आपका एक बेस सॉलिड बन जाएगा, मगर तैयारी पूरी नहीं होगी। इसमें फिर जो टेस्ट लगाते वक्त में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में अलग से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती चली जाए, और उससे आपको समझ में आए कि कहीं ना कहीं ये कमी है। जैसे बुक्स वाला मैंने टॉपिक आपको दिया कि ये किताब किसने लिखी, इस तरीके अब आपको पल्ले पड़ गया कि यार आपके सोर्सेज में ये चीज़ नहीं है, तो इस पर थोड़ी सी आपने रिसर्च करना पड़ेगी। रिसर्च कर आप उसके बारे में अपना नोट्स वगैरह बना लें, उसको फिर आप जो है अपने नोट्स में एडअप कर लें। इसी तरीके से कोई और एस्पेक्ट निकल कर आ गया, उसके बारे में फिर आप जो है थोड़ा सा रिसर्च कर लें। इंटरनेट से बेहतर कोई सोर्स नहीं है, विकीपीडिया देखें, या फिर उस टॉपिक का नाम, उसके आगे यूपीएससी लिखकर आपने सर्च करना है, और आपको उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है मिल जाएगी। अभी तक इतना पढ़ने के बाद में आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि यार यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें काम की नहीं है। उस हिसाब से आप काट छांट कर उसमें से अपने काम की चीज़ें जो है छांट कर अपने नोट्स में एडअप करना अब तक सीख जाएंगे। अब कई लोगों को लगेगा कैसे सीख जाएंगे, तो मैं इस पर यही बोल सकता हूँ, विश्वास रखिए, इतना मेरा क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया है। अगर ईमानदारी से आप ये अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं फॉलो करते आएंगे, तो ये 2 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी इतनी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं कि आपको समझ में आने लगता है कौन सी चीज़ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है और कौन सी काम की नहीं है। तो यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड इसी के साथ में इतिहास का जो मेजर पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 सब टॉपिक या 3 सब सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड कल्चर की। आर्ट्स एंड कल्चर को कैसे पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है, उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं सर। तो अब बात करते हैं आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जो तब तक अच्छे से पढ़ा नहीं जा सकता या पढ़कर समझा नहीं जा सकता जब तक आपने एंशियंट हिस्ट्री को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर लिया। जब तक आप एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ लेते तब तक ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप मैथ्स में एडवांस चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, बट आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही नहीं आता। लगभग लगभग वैसी कहानी है कि जब तक आप एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको आर्ट्स एंड कल्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आया भी तो आप उतना अच्छी कमांड नहीं बना पाएंगे इसके ऊपर जितना यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपने को लगती है। तो यह अच्छे से समझिए, ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमें एंशियंट हिस्ट्री इसलिए भी अच्छे से पढ़नी है ताकि हमें आर्ट्स एंड कल्चर अच्छे से समझ में आ सके, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में हमेशा 2 3 क्वेश्चन एंशियंट आपके आर्ट्स एंड कल्चर से, आर्किटेक्चर से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। स्पेसिफिकली मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है, यहाँ से भाई कुछ ना कुछ जो है आना ही आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक एंशियंट हिस्ट्री आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपको ढंग से समझ में आएगा नहीं। हैविंग सेड दैट, अब आर्ट्स एंड कल्चर में आपको पढ़ना क्या है, तो आर्ट्स एंड कल्चर में क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी की किताबें आती हैं। यहाँ पे शायद 12th में लिखना भूल गया, स्किप हो गया। तो क्लास 11th और क्लास 12th की आर्ट्स एंड कल्चर की एनसीईआरटी की किताबें आती हैं। इन दोनों किताबों को आपने पढ़ना है, और सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये किताबें मस्ट हैं, आप इनको ऐसे समझ लें कि ये आपकी गीता है, ये आपकी बाइबल है। इन किताबों के बिना आपका काम नहीं चलेगा। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब है आर्ट्स एंड कल्चर की, और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की आर्ट्स एंड कल्चर की किताब है। सीधे सीधे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, 2021 में आए हैं, 22 में आए हैं, 23 में आए हैं, 24 में आए हैं, और आगे भी आएंगे। तो आर्ट्स एंड कल्चर के लिए क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज आती हैं। इनको आपने पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके पहले से लेके आखिरी पेज तक कवर टू कवर आपने दोनों किताबों को ढंग से पढ़कर खत्म करना है। जितनी बार आप पढ़ सकें, इसमें तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ सकें उतनी बार पढ़िए, जितनी बार में आपको याद हो सके उतनी बार में याद करिए। खास तौर पे इन किताबों के पीछे की तरफ में ग्लोसरी दी हुई है, उसमें काफी सारे अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू वहां से भी बनाए जाते हैं। क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है आर्ट्स एंड कल्चर की, उसमें पेंटिंग्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। उन सारी अलग अलग जो
पेंटिंग्स के स्कूल्स हैं, अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग्स हैं उनकी जो खासियत हैं, स्पेसिफिक वहाँ की जो फेमस पेंटिंग्स के नाम हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एक क्लास 11th की एनसीईआरटी में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की गई है आर्ट्स एंड कल्चर में, तो हर एक तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर को ढंग से पढ़ना है। ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर, जो ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं तो उसके बारे में बातें की गई हैं, वो देखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर जो आर्ट्स एंड कल्चर हुआ करता था उसको आपने पढ़ना है। एक एक चीज, मतलब ये किताब जो है इसका एक एक शब्द आपके लिए गंगा जल के समान है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बहुत पवित्र किताबें हैं। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो, और बड़े डेडिकेटेड किस्म के भक्त किस्म के एस्पिरेंट हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना है। बस कुल मिलाकर मैं ये बात कह सकता हूँ एम्फेसिस करके, डजेंट मैटर कोचिंग जाते हो या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, 11वीं और 12वीं की आर्ट्स एंड कल्चर की एनसीईआरटी चार्ट डालनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब ये आपका हो जाए, आर्ट्स एंड कल्चर की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तब क्लास 12th की जो हिस्ट्री की किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में जो एंशियंट हिस्ट्री और पार्ट 2 में जो मिडिवल हिस्ट्री है, इनको एक बार फिर से पढ़िएगा। इस बार आर्ट्स एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से या आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, और आपको एक नई रोशनी में ये किताबें दिखेंगी। इसमें अब आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अडॉप्ट कर लेनी है। जैसे कि 2 चैप्टर्स आते हैं बुक नंबर 2 में, एक तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हैं, और एक मिडिवियल टाइम पीरियड में किस तरह से फार्मर्स और बाकी जो आपके राजा वगैरह हुआ करते थे उनके बीच में रिलेशनशिप थे, उसको बड़े डिटेल में बताया गया। अगर आप उसे नॉर्मली एवं ही पढ़ते हो तो आपको इतना मैटर नहीं करेगी। जब आप उसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो उसका एक अलग अपील रहती है। जब आप आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तब आपकी एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आपको समझ में आता है कि पेंटिंग्स को लेकर आपके जो मुगल बादशाह हुआ करते थे और उलेमा हुआ करते थे, उनके बीच में किस तरीके की टसल चल रही थी। ऐसे अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और दो एक बातें पता चल जाएंगी कि भाई ये किताब खाना नाम की जगह होती थी, किताब ऐसे बनाई जाती थी, फलाना ठिकाना। मगर जब आप इसे आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, और वहां पर जो टसल हो रहा है बादशाह के बीच में और उलेमाओं के बीच में, उलेमा बोल रहे हैं कि तस्वीरें मत बनाओ, बादशाह बोल रहा है कि भाई तस्वीरें बनाने में तुम्हें तकलीफ क्या है। एक बोल रहा है रिलीजन के खिलाफ है, एक बोल रहा है कि ईश्वर ने जो ये कैपेबिलिटीज आपको दी हैं जिसकी मदद से आप इस तरीके की चित्रकारी कर कर उसको जितना हो सके उतना सजीव बना सकते हो, तो ईश्वर के ज्यादा करीब जाने का तरीका है। अब यहाँ पर इन दोनों के कन्फ्लिक्ट, दो आपकी कन्फ्लिक्टिंग पोजिशन को और इनके बीच के कन्फ्लिक्ट को बताया गया। जब आप इसको आर्ट्स एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो और इसके ऊपर जब आपको समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस में, तब आप इसे एक नई रोशनी में देखते हो, और ये किताबें आपको आर्ट्स एंड कल्चर की प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से एनरिच करती हैं। तो याद रखना है, कक्षा 11वीं की और 12वीं की एनसीईआरटी की जो आर्ट्स एंड कल्चर की किताबें आती हैं मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हैं। नहीं मिलती हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट निकलवा लो। हो सके तो कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, अच्छे से प्रिपेयर करो, चार्ट डालो। जब ये हो जाए उसके बाद में क्लास 12th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक 1 और बुक 2 जिनको आप पहले ही पढ़ चुके हो फिर से उठाओ, आर्ट्स एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ो। एंड बिलीव मी, आप चाहो तो मुझे बाद में कमेंट्स में अगर आपको याद रहे तो आके बताना भी इस बात को, आप उसको एक नई रोशनी में देखोगे, और आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप अपने नोट्स में अडॉप्ट कर लेना। इतना करने के बाद में 2 और सोर्सेज होते हैं जिनको लोग बाग पसंद करते हैं। कई लोग नितिन सिंघानिया के साथ में जाते हैं, और कई लोग एनआईओएस का मटेरियल आर्ट्स एंड कल्चर का ले लेते हैं, उससे भी पढ़ते हैं। मेरी आपको सलाह यह है कि अगर आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो फिर नितिन सिंघानिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब बड़ी फेमस है, अच्छी, ये इससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। बट अगर आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली है तो फिर नितिन सिंघानिया लगाने की जरूरत नहीं है, ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं बट फिर भी आपको लग रहा है कि सब लोग नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं, नितिन सिंघानिया कर रहे हैं, तो एक चाहें तो आप भी इसको पढ़ के देख लीजिए। बट मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद भी आपको कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जितनी भी आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन थी वो यहीं पर हो चुकी होगी। एक आध कुछ एडिशनल पॉइंट जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म का चैप्टर नितिन सिंघानिया ने थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा दिया है, वो आपको एक अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह होते हैं, अलग अलग किस्म के टेक्सटाइल्स होते हैं, उसके ऊपर एक आध चैप्टर आपको एडिशनल मिल जाएगा, बाकी कोई अलग से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपने क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर ली है और ये देख लिया है, तो इससे ज्यादा आर्ट्स एंड कल्चर में और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक फिर एकदम समंदर की तरह है, अनंत है। कितना भी पढ़ लो वो अल्टीमेटली कम है। अगर यूपीएससी ने कसम खा ली कि आर्ट्स एंड कल्चर में से ऐसा सवाल पूछना है जो किसी से ना बने, तो फिर वो किसी से नहीं बनेगा, और तुक्केबाजी में कोई कर ले तो एक अलग बात है। तो वही बात है, इतना बहुत है, इसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नितिन सिंघानिया देख सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद में अगर इसके कोई एक आध चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, एडिशनल आप एडअप कर लीजिए, बट अलग से इस किताब को फिर कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड सेम गोज फॉर एनआईओएस मटेरियल, इसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। कई लोग पढ़ते हैं एनआईओएस का मटेरियल भी पढ़ते
छोड़ते हैं, चाहे तो इसको भी एक बार देख सकते हैं, बट इतनी तैयारी के बाद में अगर आप इसको देखेंगे, इतना कर चुकने के बाद में, चाहे आप इस किताब को देख लें चाहे इस किताब को देख लें, एडिशनल बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल जाएंगी। इनको आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा नहीं मानती, एक आध बार नज़र डाल लीजिएगा, आपका फिर वही पर्सपेक्टिव बनेगा कि इनको छोड़ा जा सकता है। एक आध कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो एडअप कर ली, बाकी इनको स्किप किया जा सकता है। ये इतना इतना जो है, इससे ज़्यादा इसमें आर्ट्स एंड कल्चर में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए। इससे ज़्यादा आपके कुछ और इसमें से काम का नहीं है, इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सोर्स रहेगा वो भी एनसीईआरटी की किताबें ही हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी की किताबें आप ज्योग्राफी में पढ़ लें। इसमें भी स्पेशल एम्फेसिस जो अपने को देना है वो है क्लास 11 की ज्योग्राफी की 2 किताबें हैं उसके ऊपर। फिजिकल ज्योग्राफी की भी एक किताब आती है और इंडिया की भी स्पेसिफिकली एक किताब आती है क्लास 11 की। इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। फिर से सुनिए, आपको 6वीं से लेके 12वीं तक की ज्योग्राफी की जितनी भी एनसीईआरटीज आती हैं सारी की सारी पढ़ना पड़ेंगी। फिर वही बात की, डाउनलोड कर लीजिए या तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से, या फिर जाकर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, खरीद लीजिए। 6वीं से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। और इसमें जो ज़्यादा एम्फेसिस करना है वो है कक्षा 11वीं और 12वीं की, कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं उनके ऊपर। इन दोनों किताबों को आपको कवर टू कवर पढ़ना है। इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके एक एक मैप की जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है उसको आपको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। इसके जो पीछे की तरफ में ग्लोसरी में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और ढंग से इसको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ 6, 7, 8, 9, 10 तक की और उसके बाद 12th की भी जो किताब है उनको भी आपने अच्छे से देख के खत्म करना है। ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे 11th में, खासतौर पे फिजिकल ज्योग्राफी की किताब में कहीं पे बीच में एक दो ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो शायद समझ में ना आए। उसके लिए फिर आपने करना यह है, आप यूट्यूब पर जाओ, उस टॉपिक का नाम आप लिखो, वहाँ पर यूपीएससी डालो और उसका फिर आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना कंसेप्ट जो है किसी भी टॉपिक का क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो है आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो है लियोन की किताब को रेफर करते हैं, कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैंने क्योंकि उसको पढ़ा है मैं उसके बाद कह सकता हूँ कि इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ज्योग्राफी में करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इतना अगर आप पढ़कर जाओ तो वो आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा मैपिंग के कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो मैपिंग के क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। मैपिंग में ये पूछा जाता है कि ये फलाना जो देश है इसकी बॉर्डर कितने देशों के साथ लग रही है, या फिर ये फलाना जो शहर है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, ये किस एरिया में पड़ता है। इस तरीके के मैपिंग के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो मैं आपको करंट अफेयर में डिस्कस करूंगा उसको कैसे कवर करना है। बट जो कोर ज्योग्राफी है उसके लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी और उसमें भी 11वीं की एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए। अब मैं क्योंकि इतनी बार रिवाइज कर चुका हूँ इस बात को कि, या रिपीट कर चुका हूँ इस बात को कि आपने ये किताब इतनी बार पढ़नी है उतनी बार पढ़नी है, तो फिर से नहीं बोलूंगा। मगर ऐसा सीरियस एस्पिरेंट ये किताब आपने तब तक पढ़नी है जब तक ये आपके खून में ना बहने लगे, जब तक आपको ये अच्छे से याद ना हो जाए। इस तरह से याद ना हो जाए जिस तरह से आपको अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट बातें जो है याद रहती हैं। जैसे पहला प्यार कोई नहीं भूलता, वो एकदम फ्रेश रहता है दिमाग में। जितना फ्रेशली वो आपको याद है और लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है, लगभग लगभग उतना ही फ्रेशली आपको ज्योग्राफी की कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए। कम से कम जब तक आप प्रिपरेशन के फेज में हैं तब तक आपको ये किताब अच्छे से याद होनी ही चाहिए। एंड कहीं पे कोई डाउट वाउट आता है, जेट स्ट्रीम जैसे एक टॉपिक है समझ में नहीं आया, यूट्यूब पे गए, टॉपिक का नाम डाला, यूपीएससी लिखा, मिल जाएगा। यूट्यूब से अच्छा कोई और सोर्स नहीं है। 50 वीडियो मिल जाएंगे, बढ़िया अच्छा एक्सप्लेनेशन है कई सारे। मैंने क्योंकि खुद इसका इस्तेमाल किया है तो मैं कह सकता हूँ, और आसानी से जो है आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। कोई दिक्कत ज्योग्राफी में नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आपकी कोर ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाएगी। मैपिंग के लिए क्या करना है, इसमें मैपिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, बट मोर और लेस ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। यट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं और मेंस में तो जीएस2 के नाम से पूरा का पूरा पेपर ही पॉलिटी का होता है, या मेजर पोर्शन उसमें पॉलिटी का आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी सिर्फ एक ही किताब है या इसका सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है एम लक्ष्मीकांत। दैट्स इट, दी एंड ऑफ द स्टोरी। लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और किताब पढ़ने की ना तो ज़रूरत थी कभी भी पॉलिटी के लिए, ना है ना कभी आएगी। ये किताब पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, लगातार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। दैट्स इट, एंड ऑफ द डिस्कशन, एंड ऑफ द स्टोरी। प्रीलिम्स में कोई भी सवाल आए आपसे करते बनेगा, मेंस में भी कोई भी सवाल आए आपसे करते बनेगा। अब लक्ष्मीकांत की प्रॉब्लम यह है कि इसमें 1600 के करीब पेजेस हैं।
जब मैंने पढ़ी थी तब इसमें 71 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब सुना है कि 80-85 के आसपास चैप्टर्स हो गए। पूरी किताब आपको इक्वल एंथुसियाज्म के साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें खास आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वो हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का जो टॉपिक है जो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट याद है तो स्टेट ऐसे ही याद हो जाता है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो इनको जो है आपने प्रिपेयर करना है। मैं इसको अपने चैनल पर इनफैक्ट पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत में पढ़ाऊंगा भी, तो इसके मैं वीडियो बना के डालूंगा, आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज लक्ष्मीकांत ही आपने पढ़नी है। और इसके जो शुरुआती पोर्शंस हैं, पार्ट 1 जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें। पार्ट 2 जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को बताया गया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी कितने तरीके की होती है, सेंटर की लिस्ट क्या है, स्टेट की लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इतना जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। पंचायती राज एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर इसमें नेशनल इंटीग्रेशन फलाना ठिकाना 10 तरीके की बातें दी गई हैं, बट इतना इतना पहले जो आपके 3-4 पार्ट, जो 3-4 पार्ट्स हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद के टॉपिक्स आप देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें तो ना देखें, डजेंट मैटर, बट इतना इतना आपने प्रिपेयर करना है। पार्ट 1 जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल राइट्स और बाकी सारी चीजें हैं, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तक। पार्ट 2 जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई है। पार्ट 3 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। पार्ट 4 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। पार्ट 5 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस किया गया, और पार्ट 6 जिसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस किया गया। कम से कम इतना जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना जो है आपने प्रिपेयर करना है। हो सकता है ये 700-800 पन्नों के आसपास हो जाए, सुनने में हो सकता है बड़ा भी लग रहा हो, बट जब आप पढ़ने बैठोगे तब समझ में आएगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, आसानी से याद भी होगा। प्लस पॉलिटी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर बच्चे के इनफैक्ट या फिर मैक्सिमम बच्चों का जो है फेवरेट हो जाता है, तो आप लोगों को भी जो है इसमें मजा आएगा। इतना इतना आपने पढ़ना है। हो सकता है इसके अलावा भी 500-700 पन्ने एडिशनल दिए हूँ, देख लीजिएगा, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं लगेगा तो नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इतना इतना जो है लक्ष्मीकांत आपने पढ़नी है और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप चाहे प्री के लिए बैठें चाहे मेंस के लिए बैठें, दोनों के लिए आपका सारा का सारा जो कंटेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। इकोनॉमी के लिए सबसे पहले तो कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हें आप पढ़ लें अच्छे से। उसमें भी 11th की जो किताब है वो कवर टू कवर पढ़िएगा। 12th की किताब को पूरा मत पढ़िए, खास तौर पे उसमें जो पीछे ग्लोसरीज दी हुई हैं उसमें जो भी डेफिनेशंस हैं वो आप देख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन वगैरह बताया गया है वो आप देख लें। बहुत जो मैथमेटिकल कंसेप्ट वगैरह बताए हैं वो सब देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक जितना आपको समझ में आ जाए उतना उतना आपने देखना है। तो बेसिकली क्लास 11th की किताब पूरी पढ़नी है, और क्लास 12th में पीछे की जो डेफिनेशंस है वो देखनी है, और थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो जो लिखा हुआ है बस उतना उतना आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद में आपने मृणाल सर की जो इकोनॉमी के वीडियोस हैं और उनके जो हैंडआउट्स हैं वो देखना है। अब वैसे तो ये अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, तो और इनका ये कोर्स वगैरह ये बेचते हैं, बट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इनके वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे कई सारे चैनल्स बने हुए हैं या इस तरीके से। वैसे ये एथिकल नहीं है, हो सके तो आप इनका कोर्स ले लीजिए, बट अगर कोर्स नहीं लेना है तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके इकोनॉमी के वीडियोज़ और हैंडआउट्स इनके देख सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो इनके पुराने वीडियोज़ इनके चैनल पर पड़े हुए हैं, वो कम अज़ कम आप जाके देखिए। एंड उसमें इन्होंने बैंकिंग पूरा पूरा पढ़ाया है, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का जो है पूरा टॉपिक इन्होंने पढ़ाया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कवर कर रखी हैं, तो इतना इतना जो है आप वहाँ से जाके अपने टॉपिक्स वगैरह को बना सकते हैं। बट फिर भी बेहतर होगा अगर आप इनके जो लेटेस्ट की वीडियोस वगैरह हैं 2-1 साल 3 साल पुराने भी अगर मिल जाते हैं, और इनके हैंडआउट्स वगैरह अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं कहीं से, तो उसमें से पढ़िए। कोर्स ले लीजिए या फिर ढूंढ लीजिए इंटरनेट पर, अगर मिल जाता है तो इसमें से आप पढ़िए। इसके अलावा जिस साल आप यूपीएससी देना चाहते हैं, जैसे 2025 में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, वो आपने पढ़ना है। 2025 का बजट आ जाएगा, वो आपने पढ़ना है। 2024, 2023 और अगर हो सके तो 2022 तक का, 22, 23, 24, अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इन इकोनॉमिक सर्वेस की आपने समरीज पढ़कर जानी है। और
25 में बैठ रहे हैं तो 25 के साथ में 24 का बजट और 23 के बजट की कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ थोड़ी बहुत आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। इतना जो है आपने इकोनॉमी में प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्या क्या करना है, 11वीं की किताब पूरी पढ़नी है कवर टू कवर, 12वीं की किताब सिलेक्टेड पढ़नी है, पीछे की डेफिनेशन और हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत पार्ट। इसके बाद में मृणाल सर की अगर आप इकोनॉमी की वीडियोस देख सकें, व्यवस्था कर सकें तो वेल एंड गुड है। हैंडआउट्स वगैरह उनकी व्यवस्था कर लीजिए एंड इसकी मदद से पढ़िए। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे आप देख लीजिए, जिस साल का आप पेपर दे रहे हैं उस साल का, और उसके कम से कम 2-3 साल पहले तक के पूरे पूरे डिटेल में पढ़ लें तो बेहतर है। नहीं डिटेल में पढ़ सकते तो कम से कम इनकी समरी आपने देख के जानी है। बजट की बात की जाए तो जिस साल का पेपर दे रहे हैं उस साल का बजट और उसके कम से कम 1 साल पहले का बजट अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके 1 साल पहले का कम से कम आपने समरी जो है उसका अंदाजा होना चाहिए। आप सपोज कर लेते हैं कि आपको मृणाल सर की इकोनॉमी के वीडियोज और हैंडआउट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर आपने क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में इन्हीं के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर इनकी जो 2015 की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें से शुरुआती 12-15 लेक्चर्स देख लीजिए। आपका बैंकिंग वाला टॉपिक जो है उसके मेजर मेजर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका जो स्टॉक मार्केट वगैरह का जो है, बॉन्ड मार्केट वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में इकोनॉमी की कोई भी किताब उठा लीजिए, नितिन सिंघानिया की किताब चलने लगी है, अच्छी किताब है, आप उससे पढ़ सकते हैं। श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है। तो अगर ये इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो आप श्रीराम आईएएस के नोट्स उठा सकते हैं, उस किताब को भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नितिन सिंघानिया की भी किताब इकोनॉमी के ऊपर आई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कई लोगों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती है, बट मैंने क्योंकि श्रीराम आईएएस के नोट्स खुद पढ़े हैं, तो अगर आप इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते मृणाल सर के वीडियोज एंड हैंडआउट्स की, तो फिर आप ये खरीद सकते हैं। सस्ती आती है, आसानी से मिल जाती है। जो बच्चे दिल्ली में हैं उनको तो पता ही है कि ये हर जगह मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और जो अगर दिल्ली में नहीं भी है तो आप अमेजोन पर जाओ, या फिर अमेजोन पर नहीं तो आप ऐसे ही सिंपली गूगल करोगे तो ये ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हो। 200-300 रुपये में आ जाती है, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आप डाउनलोड ही कर सकते हो, तो इसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इससे ज़्यादा इसमें इकोनॉमी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की, देखते हैं सर। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में जो सबसे पहली, सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपने पढ़नी है वो है क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी। इसके आखिरी, और ये भी पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको इसके आखिरी के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये आखिरी के 4 चैप्टर्स इकोलॉजी को डेडिकेटेड हैं। इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको इन 4 चैप्टर्स की मदद से समझ में आ जाएंगे। यहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रही है, सीधे सीधे सवाल भी इन 4 चैप्टर से लगातार पूछे जाते रहे हैं, जा रहे हैं, आगे भी जा सकते हैं। इसलिए अपने को इन 4 चैप्टर्स को, क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी के आखिरी के इन 4 चैप्टर्स को आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब या तो बायो की किताब खरीद लीजिए, मिल जाएगी आसानी से। नहीं खरीदना चाहते, 4 चैप्टर्स के लिए पूरी किताब खरीदने की इच्छा नहीं है, तो एनसीईआरटी पर जाइए, की वेबसाइट पर जाइए, 4 ये स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, इनके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इनको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हो सके तो कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो डायग्राम्स वगैरह दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे फिर उसमें कलर में समझ में आ जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो क्लास 12 की बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके आखिरी के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड देन यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद जो अगली किताब आपने पढ़नी है वो है शंकर आईएएस की बुक। शंकर आईएएस की आपकी पूरी इन्वायरमेंट की किताब आती है, ये किताब आपने पढ़नी है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मोर और लेस आपके फिर क्वेश्चंस वगैरह जो भी इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से पूछे जाते हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सोर्स और इसमें एडअप होता है, वो है विजन के मंथली बुकलेट्स। विजन आईएएस के अपने करंट अफेयर्स के मंथली बुकलेट्स आते हैं, और उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पॉलिटी से क्या क्या करंट अफेयर्स थे, इकोनॉमी से क्या करंट अफेयर्स थे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्या करंट अफेयर्स थे, इस तरीके से। तो अपने को करना यह है, यहाँ पर इसमें इकोलॉजी का भी सेक्शन आता है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का भी सेक्शन आता है, तो वो अपने को हर महीने के महीने विजन आईएएस का पढ़ना है। वो आपने खास तौर पे देखना है, ताकि अगर करंट अफेयर्स में इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी घटना हो, कोई भी इवेंट वगैरह हो, तो वो लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, एंड इसमें से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, एंड फिर आप अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो देते बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप 2025 का लेट से पेपर देना चाहते हैं तो 2000 अभी 24 चल रहा है, 2024 से लेकर 2025 तक की जितनी मंथली मैगजीन्स आएंगी उसमें इकोलॉजी का जो सेक्शन है वो आपने प्रिपेयर करना ही करना है। मगर 22 में और 23 में भी जो आपकी खबरें आई थी
विजन की पुरानी बुकलेट्स में जाइए, पूरी पूरी डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है सिर्फ उतना उतना जो है आप पढ़िए, और उसमें से भी सारा सारा देखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको न्यूज लगती हैं, जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि 25 में सवाल पूछे जा सकते हैं, 2025 में क्वेश्चन आ सकते हैं, उतना उतना जो है आपने 22 और 23, अगर आप चाहें तो 22 अवॉइड कर सकते हैं, बट कम से कम 23 जो है उसकी बुकलेट 2023 की बुकलेट्स में इकोलॉजी का जो सेक्शन है मंथली बुकलेट्स का, कम से कम उतना आपने प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, उतना आपने देखना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में से कोई भी क्वेश्चन आए, अब थोड़ा बहुत तो ऐसे संभावना रहती है कि अतरंगी सवाल अगर कोई आ गया तो, मगर इसके अलावा 95% चांसेस हैं, 90 to 95% चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से फिर कोई भी सवाल आए वो आपसे करते बनेगा, आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। कई सारे लोग बहुत इसको एम्फेसिस देते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, कई सारे लोग इसको बिल्कुल एम्फेसिस नहीं देते, थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं, कई सारे लोग इसको उतना ही एम्फेसिस देते हैं जितना अपना स्टैटिक कंटेंट को दिया जाता है और उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो करंट अफेयर्स को मगर प्रिपेयर करना कैसे है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा उस पर बात करते हैं। देखें, कोई कुछ भी कह ले, करंट अफेयर्स के लिए आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, उसमें से नोट्स मत बनाओ, ये मत करो वो मत करो, विजन की या फिर किसी और की कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स देख लो। बट मेरी आपको सलाह है, करंट अफेयर्स के लिए भाई आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है, हालांकि थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है, काफ़ी उसकी ओपिनियंस वगैरह बड़ी एक्सट्रीम हो जाती हैं, बट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है। अच्छा नहीं लगता द हिंदू तो आप इसकी जगह पे इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बट कोई एक न्यूज़पेपर आपने पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि द हिंदू पढ़ने से दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपका एक तो रेगुलरली आपको एक रिदम बनी रहती है, आप कंटिन्यूशन में चीज़ों को जोड़ पाते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, एंड इससे आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। खासतौर पर मेन्स आंसर राइटिंग के लिए आप कई सारे कोई किसी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके साथ में आप किसी घटना को अगर जोड़ के लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी आंसर राइटिंग को ये इन्हांस करता है। दूसरा, आपकी रीडिंग स्पीड को ये इन्हांस करता है। इसके अलावा ये एक मतलब कुल मिलाकर इससे बचा नहीं जा सकता। करंट अफेयर्स के लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, और द हिंदू मेरे हिसाब से एक अच्छा न्यूज़पेपर है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये नहीं पढ़ना तो फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बट आपने पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इससे पढ़कर हाथों हाथ अगर नोट्स बना सकें, ज़्यादा अगर आपको वक्त लग रहा है तो मत करिएगा, बट अगर आप साथ ही साथ नोट्स बना सकें तो वो भी बेटर है। इससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। एंड क्योंकि जैसे आप कोई न्यूज़ पढ़ेंगे तो ये तो होगा नहीं कि लाइन टू लाइन आप कॉपी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करना है। तो एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए जिसपे लाइनें ना बनी हो। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपकी जो है प्रैक्टिस ऐसे शुरू हो जाएगी कि मेंस में भी आपको ऐसे पेपर मिलना है जिसपे लाइन वाइन नहीं बनी होगी। उसमें आप अगर इसके जो है नोट्स वगैरह बुलेट फॉर्म्स में बनाने की आदत डाल लेते हैं, शॉर्ट में क्रिस्प करके अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक तो वो चीज़ होने लगेगी, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, और साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड और कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत इनएविटेबली आपको एग्जामिनेशन में पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये कुछ एडिशनल हैबिट्स हैं जो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप होंगी। प्लस कई बार इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठती चली जाती हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प कर जाती हैं। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल कोई ऐसा पॉइंट दिमाग में आ जाता है जो मेंस आंसर राइटिंग में आप कोट कर देते हैं, तो वो आपके लिए काम आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग से नहीं बच सकते। कई लोग बोलते हैं मत पढ़ो, इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट जितना मेरा अपना एक 8-9 साल का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की फील्ड में, एज एन एस्पिरेंट भी पहले और उसके बाद में एज अ मेंटर एज अ टीचर भी, मैं आपको एक यही सलाह दे सकता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए। कम से कम एग्जाम के एक आध महीना पहले आप बंद कर दें, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो समझ में आता है, या नोट्स बनाना बंद कर दें समझ में आता है, बट न्यूज़पेपर पढ़ना बंद मत करिए। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ये एक हैबिट आप डेवलप करिए। शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा, अगर इंग्लिश कमज़ोर है या फिर उतना कंफर्टेबल आप नहीं महसूस करोगे, बट धीरे धीरे रिदम बन जाएगा, और उसके बाद में दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपकी प्रिपरेशन को मेक या ब्रेक की स्थिति में लेकर जाएगा। अगर जैसे 2016 में पेपर आ गया था, करंट अफेयर्स में से 60-70 सवाल पूछ लिए, तब तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। 17 में या 19 में जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था, एलिमिनेशन करना था, वहां पर भी ये नॉलेज जो है आपके काम आ जाएगा। तो सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर से नहीं बचा जा सकता, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और इसको फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में आप कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, इनसाइट्स वालों की मंथली मैगजीन्स अच्छी आती हैं, और भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी मंथली मैगजीन्स निकालते हैं करंट अफेयर्स की, वो आप देख सकते हैं। वो सप्लीमेंट कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन को, बट वो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग का जो नेसेसिटी है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकती। इसमें हो सकता है एडिशनल एक आध को इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको अलग से, बट
वो इसकी नीड को, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है जिसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलना है, इस आवश्यकता को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये करना है, मंथली मैगजीन्स पढ़नी है पढ़े, नहीं पढ़नी है आपकी मर्जी है, उनके कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस कवर करने हैं वो भी आपकी मर्जी है, बट न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। आइडियल तरीका क्या है? द हिंदू पढ़िए, न्यूज़पेपर से अपने नोट्स वगैरह बनाइए, ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको मैंने डिस्कस किया उनको डेवलप करिए, एंड मंथ के एंड में फिर जब मंथली मैगजीन्स आती हैं नेक्स्ट मंथ, जैसे जनवरी की फरवरी में आएगी, फरवरी की मार्च में आएगी, तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को जो है एक बार सप्लीमेंट कर लीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी बैकिंग देगी, बट वो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को या न्यूज़पेपर रीडिंग की नेसेसिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो द हिंदू एंड मंथली मैगजीन, और इसी के साथ में आपका करंट अफेयर जो है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। सो इतना जो है आपने पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, मिनिमम जो है आपको इतनी इतनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब एक बार आपकी ये सारे टॉपिक्स तैयार हो गए, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, एंशिएंट मिडीवल एंड मॉडर्न, इसकी जितनी किताबें मैंने आपको बताई उतना उतना आपने देख लिया, आपने आर्ट्स एंड कल्चर देख लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें जब आपकी प्रिपेयर हो गई हैं, अभी भी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये टॉपिक एक अच्छा प्रिपेयर हो गया, सब्जेक्ट आपका अच्छा प्रिपेयर हो गया, अब अपन लोग जो है प्रीलिम्स वगैरह अच्छे से दे सकते हैं। एंड मगर इस बात को समझिएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी लगभग लगभग हर सीरियस एस्पिरेंट इतना जो है तैयारी करेगा ही करेगा, अभी भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस सब करने के बाद में जो बचा हुआ है वो है प्रैक्टिस। तो अब हम प्रैक्टिस वाले एस्पेक्ट पर आते हैं। जो हमारा पहला फेज है जिसमें हमको नॉलेज बेस बिल्ड करना था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब जो सेकंड हिस्सा है जिसमें हमको प्री और मेंस की प्रैक्टिस करनी है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट या सेकंड फेज जो है अब हमारा यहाँ से शुरू होगा, पहला फेज नॉलेज बिल्डिंग का यहाँ पर आके अपना खत्म होता है। तो देखते हैं सर, once syllabus of a subject is done, solve PYQs या फिर previous year questions of it from prelims and start answer writing till you get comfortable with both। तो अब आपने जो हमारा सेकंड फेज अब शुरू होगा नॉलेज जब आपका बन चुका है उसके बाद में, वो है प्रैक्टिस का। इसमें अब आपने करना यह है कि जैसे ही आपका कोई एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट पूरा होता है एंड आप दूसरा सब्जेक्ट जब शुरू करते हैं, तब पहला वाला सब्जेक्ट जो आपका पूरा हो चुका है, एक तो आपने उसको पीरियोडिकली रिवाइज करना है। दो एक अच्छे रिविजन हो जाने के बाद में जब वो सब्जेक्ट के साथ में आप कंफर्टेबल हो गए, तब आपने प्रीलिम्स में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपने सॉल्व करना शुरू करना है। एंड साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक में से मेंस आंसर राइटिंग में जो सवाल आए थे उनके आपने जवाब लिखना शुरू करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे या मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? आपने जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पे, आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। वहाँ से अब आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपका जो भी प्रीलिम्स का अगर पेपर है तो उसमें आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेट्स से पॉलिटी है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस ढूंढना है और उनको फिर सॉल्व करना है। या फिर अगर पॉलिटी है तो मेंस में अब GS2 जो है पूरा का पूरा पॉलिटी पे डेडिकेटेड है, तो वो पेपर निकाल के फिर उसके क्वेश्चंस देखने और उसकी आंसर राइटिंग आपने शुरू करनी है। अब सवाल उठता है कि कई लोग फिर कोशिश करते हैं आंसर राइटिंग में परफेक्शन की। एक बात जो आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आंसर जो है एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं लिखा जा सकता, और पूरे पूरे मार्क्स उसमें 10 में से 10 या 20 में से 20 एग्जामिनर आपको नहीं देगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकें। अब सवाल उठेगा कि बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा आंसर आपने लिखा है या नहीं, या फिर आप अच्छा आंसर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? इसके दो तरीके हैं। आप नेट पर जाइए और टॉपर्स की कॉपियां सर्च करिए, ठीक है? टॉपर्स की कॉपीज जब आप सर्च करेंगे तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिन जो टॉपर्स वगैरह मेंस की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उनके यहाँ उनकी आंसर शीट्स वगैरह या उनकी जो बुकलेट्स वगैरह हैं वो डाल देते हैं। उनको जाकर पढ़ें, उससे आपको समझ में आएगा कि एक टॉपर ने अपने सवाल का जवाब जो है कैसे लिखा था। सबसे पहले तो आपका ये भ्रम टूटेगा कि उसने कोई बहुत ज़्यादा उसमें एडिशनल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की कोई बात कर दी होगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक सामान्य जवाब ही देखने को मिलेगा। उसमें आप ये देखिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उस पर्टिकुलर जवाब की। दूसरा आपने ये देखना है कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, कितना उसने वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है कि नहीं रखा। अगर आपने 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में जवाब देना है तो कितने पेजेस में वो आना चाहिए। 500 वर्ड्स में अगर जवाब देना है या 250 वर्ड्स में अगर जवाब देना है तो कितने में आना चाहिए आपको, तो वो समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाए, उस आदमी को कॉपी मत करिए, अब जिसकी कॉपी आपने देखी है उससे समझ के कि कैसे आंसर लिखा जाता है, फिर आप भी जो है प्रैक्टिस करिए। अब ये एक बड़ा आप कह सकते हैं पेशेंस वाला काम है, एक दिन में नहीं होगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जब आप शुरू करेंगे, जब आप पहला सवाल पहले सवाल का जवाब देंगे, आप हो सकता है
उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना हो। पहले से लेके जब आप लेट से 100 सवालों के जवाब दे चुके होंगे तो आपका जो 100वां जवाब होगा, 100th आपका जो आंसर होगा और जो पहला जवाब होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका होगा। और जितना फर्दर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपका 150वां जवाब जो होगा वो आपके 100वें जवाब से और बहुत अच्छा होगा, और पहले जवाब से तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। 250वां सवाल जब आप लिखेंगे एट 250th आंसर राइटिंग की जब आप प्रैक्टिस करके 250वां जवाब लिख चुके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार अब आप एक जो है एक सर्टेन तरीके की प्रोफिशिएंसी डेवलप कर चुके हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग में खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक दिन में 2 दिन में ये आर्ट डेवलप नहीं होती है, इसमें वक्त लगेगा। तो पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। हर दिन 2-3 सवालों के जवाब आप लगातार लिखते रहिए। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई एक क्वेश्चन है, किसी टॉपर की कॉपी आपने ली है तो उसको आंसर ना पढ़ें, 50-60 सवाल कर चुके हैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन पढ़ के पहले अपना खुद का जवाब लिखिए, उसके बाद उस टॉपर का जवाब पढ़िए, कंपेयर करिए, आपको समझ में आने लगेगा। इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप मेंस आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो यार पीआईक्यूज या फिर प्रीलिम्स में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं या घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कैसे भी पूछे जाते हैं, बट फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। जवाब उसका कोई एक ही होना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहां पर आपने प्रैक्टिस करनी है ऑप्शन एलिमिनेशन की, और आपने समझना है कि किस तरीके के सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से प्रीलिम्स की लगातार आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और ये तब तक करते रहना है जब तक आप इन दोनों के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो जाते। पीवाईक्यूज की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी एकाग्रता बन जाए, आप उसे गलत ना पढ़ें, आप ढंग से पढ़कर उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकें, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकें, आप उसको अगर इंटेलेक्चुअल गेसिंग कहीं पे करनी है तो वो ठीक तरीके से कर सकें, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। एंड आंसर राइटिंग करते करते जब आपकी कमांड बनने लगेगी तो वो भी आपको जो है अंदर से फील होने लगेगा। तो ये चीज़ आपने करनी है। कब करनी है? पूरा सिलेबस हो जाए, सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, उसके बाद नहीं। कोई भी एक सब्जेक्ट आपका पूरा होता है और आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू करते हो तो साथ में पहले आप उस पहले वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, 2-3-4-5 बार जब वो रिवाइज हो जाए अच्छे से, उसके बाद में फिर आप एट द सेम टाइम इसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ऐसा कोई खास स्पेसिफिक परफेक्ट मुहूर्त नहीं आएगा कि जब आप पीवाईक्यूज लगाना शुरू करेंगे सारा सब सिलेबस खत्म होने के बाद में, या फिर आप मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मत करिएगा। एक सब्जेक्ट खत्म होता है, 2 सब्जेक्ट खत्म होते हैं और उसी के साथ में आपने ये शुरू कर देना है। अब नॉलेज बेस आपका उस पर्टिकुलर चीज का बन चुका है और उसमें फिर आपने जो है प्रैक्टिस करते करते अपनी कमांड डेवलप करनी है। जितना ज्यादा ये करते चले जाएंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, और साथ ही साथ डेवलप होता चला जाएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर बढ़ता जाएगा। और इस चीज़ को हाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ऊंचा रखे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने बातचीत करी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। हमने ये देखा कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, या जब प्रीलिम्स में 2-3 महीने रह जाएंगे, आपने फॉर्म भर दिया है फरवरी के महीने में, तब उसके बाद में प्रीलिम्स डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की कैसी प्रिपरेशन करनी है, अब उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं सर। तो प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली जब 2-3 महीने रह जाते हैं तब आपने अब क्या करना है, अब आपने मेंस आंसर राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रख देनी है एंड डेडिकेटेडली अब आपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। 2 से 3 महीने जब प्रीलिम्स के लिए रह जाते हैं, अब आपके जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, आपका जो पूरा सिलेबस है उसे कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम आपने रिवाइज करना है। आप इससे ज़्यादा बार भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई एक टॉपिक हो या कोई एक सब्जेक्ट हो जिसपे आपको थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो तो आप उसको 5 बार रिवाइज करें, 7 बार रिवाइज करें, बट मिनिमम आपके जो 3 महीने रहेंगे प्रीलिम्स के पहले के, जैसे लेट से अगर मई के महीने में या जून के महीने में अगर प्रीलिम्स होने वाला है, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने, या फरवरी इंक्लूड कर लिया जाए, आधा फरवरी, और मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने। अगर जून में पेपर होने वाला है तो 3 सवा 3 महीने, 4 महीने में अब आपने करना यह है मिनिमम 3 से 4 बार आपने पूरा का पूरा आपका सिलेबस रिवाइज करना है। इसमें जितना भी आपका स्टैटिक कंटेंट है वो सारा का सारा आपने पढ़ लेना है, साथ इतना जो है आपने करना ही करना है। इससे ज़्यादा बार भी आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको और लगता है प्रिपरेशन कर और रिविजन करने की ज़रूरत है, बट कम से कम इतनी बार आपने इसका रिविजन करना है। इसके बाद में जो दूसरा काम करना है, अब जितना हो सके आपने उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो फिर एडिशनल कहीं से आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह लेकर आ जाइए, आसानी से मिल जाती हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, बट आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उतने ज़्यादा आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा सकते हैं, टेस्ट वगैरह आप खरीद सकते हैं। इनमें आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल आपका टाइम है, जिस वक्त में आपका पेपर होना है, उसी वक्त में जो है आप इनकी प्रैक्टिस करें। 9:30 बजे से प्रीलिम शुरू होता है, 9:30 से
11:30 तक 2 घंटे आपका प्रीलिम्स चलता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बाकी दिन भर में आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहें, डजंट मैटर, बट पूरा का पूरा जो एक टेस्ट आपको लगाना है जिसमें 100-120 सवाल आते हैं, वो आप सुबह 9:30 से लेके 11:30 का जो शेड्यूल होता है इसके बीच में करें। इन 2 घंटों में आपको एक्चुअल में पेपर देना है, तो इसी पर्टिकुलर टाइमिंग में, इसी टाइमिंग में अपने आप को जो है अगर आप अभ्यस्त करेंगे तो आपका दिमाग इस वक्त मैक्सिमम एक्टिव रहेगा एंड आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, आप ज़्यादा एफिशिएंटली जो है इन 2 घंटों का इस्तेमाल कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। पेपर अनएक्सपेक्टेडली अगर आ जाता है बहुत ज़्यादा टफ, तो उसे हैंडल करने की पहले से आपको प्रैक्टिस होगी और बाकी सारे जो भी धीरे धीरे एस्पेक्ट डेवलप होने हैं वो डेवलप होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 से 4 मिनिमम रिविजन्स आपके जो आखिरी के 3 महीने हैं प्रीलिम्स के पहले के, उसमें आपने करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने हो सके उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। एंड एक्चुअल एग्जाम का जो टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। 9:30 से 11:30 का जो सुबह का टाइम है, 2 घंटे का, जिसमें आपका प्रीलिम्स होगा, इसी टाइम पीरियड में आपने जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। बाकी टाइम आप ये कर सकते हो कि पॉलिटी रिवाइज कर लिया आपने शाम को बैठ के 2 घंटा, और आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसके 100 सवाल पॉलिटी के लेके बैठ गए, वो सॉल्व कर दिया, या हिस्ट्री के लेके बैठ गए, सॉल्व कर दीजिए, वो एक अलग बात है। मगर 9:30 से 11:30 के बीच में आपने एक्चुअल जो टेस्ट पेपर है वो लगाना है, या पूरा का पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है। 100 सवाल, 120 सवाल जितने भी आते हैं वो पूरे के पूरे आपने इस टाइम पीरियड में करने हैं। एंड दिस विल डू मिरेकल्स फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे इसे नज़रअंदाज करते हैं, आप खास तौर पर इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐसा है जिसे आप दरकिनार नहीं कर सकते, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। देन लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वो बड़ी अच्छी जो कोटेशन है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बस वही वाली बात है, लगातार आपने प्रैक्टिस करते रहना है, डेडिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, आखिरी दिन, आखिरी लम्हे, आखिरी मोमेंट तक प्रैक्टिस करते रहना है, एंड जाकर फिर आपने अपना प्रीलिम्स देना है। एंड मुझे विश्वास है इस कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप करते हैं, यू विल मेक इट थ्रू, आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अब जब एक बार आप प्रीलिम्स देकर आ गए, आपको कंफर्म हो गया, एक बार आपने प्रीलिम्स दे लिया, उसके बाद में फिर अब आपने क्या करना है उसको अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, और मेंस की तैयारी कैसे शुरू करनी है उस एस्पेक्ट पे भी अब हम लोग बात करते हैं। आप प्रीलिम्स एक बार जब आपका हो जाए तो 2 दिन 3 दिन जितना भी आपको टाइम लगता है रेस्ट कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रीलिम्स के पहले के 2-3 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हैं, जमकर मेहनत की जाती है, कई बार आप अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, काफ़ी सारी एंजाइटी भी होती है। इन सारी चीज़ों के चलते एक बार आपका जब प्रीलिम्स हो जाए तो 2-3 दिन 4 दिन अच्छे से रिलैक्स कर लें, बढ़िया सो लें अच्छे से, जो है अगर हो सके तो 2-4 दिनों के लिए कहीं घूम आए। एक हफ्ते का जो आपका वीक है, प्रीलिम्स होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप को जो है आपने फिर से रिफ्रेश कर लेना है, रीग्रुप कर लेना है, एंड इसके बाद में फिर अब अपनी मेंस की तैयारी शुरू होती है। अब आपने क्या करना है, अपनी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर रहे थे, जिसको 2-3 महीनों से थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ था, उसे फिर से शुरू करना है। आंसर राइटिंग को फिर से फुल थ्रॉटल में करना है, और क्योंकि आप पहले ही अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अब आप अनुभव के साथ में शुरू कर रहे हैं। तो यहां से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को फिर से शुरू करना है, फुल थ्रॉटल में आपने जितना हो सके रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना जो पेपर है वेल ऑन टाइम, 20 सवाल जो आपको पूरे करने हैं, 10 सवाल 10-10 नंबर के आएंगे, 10 सवाल 20-20 नंबर के आएंगे, उनको आपने पूरा पूरा अटेम्प्ट करना है, इस बात पे स्पेशल एम्फेसिस देते हुए फुल थ्रॉटल में राइटिंग करनी है। हैंड राइटिंग ठीक रखनी है, राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। जो इतने वक्त से अपन न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे थे, वो सारी प्रैक्टिस भी अब आपके काम आएगी, जो इतनी आंसर राइटिंग अपन ने कर रखी थी वो भी आपके काम आएगी। बस इन सारी चीज़ों पे आपने लगातार काम करते रहना है, और ये और ज़्यादा आपका बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। इसमें आपका ऐसे राइटिंग भी शामिल है, इसमें आपकी जो GS1 GS2 GS3 GS4 के जो आपके चारों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी शामिल है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ आपने शुरू कर देनी है वो है ऑप्शनल का रिवीजन। आपने अपना ऑप्शनल जो है उसका रिवीजन शुरू कर देना है। कई लोग ये भी सवाल अब पूछ सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, भी तो ये भी नहीं पता। तो इसका जवाब यही है कि आप प्रीलिम्स निकले या ना निकले उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो कर्म था आप कर कर आ चुके हैं आपने, मगर अब अपना जो है फर्ज निभाना है कि अगर आपका प्री निकलता है तो उसके बाद की फेज के लिए आप तैयार रहें। 1 आध महीने के आसपास लगता है प्रीलिम्स होने के बाद रिजल्ट आने में, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में वो रिजल्ट दे देते हैं। बट अगर आप इस बीच में बैठे रहे कि यार जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद तैयारी करेंगे, तो ये जो 1 महीने का या 3 हफ्ते से 4 हफ्ते का जो आप एक ब्रेक है कहीं ना कहीं,
वो लोग जो इस बीच में मेहनत कर रहे हैं, जो रुके नहीं हैं, उनको जो एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा, तो वो आगे निकल जाएंगे। दूसरी बात ये कहीं ना कहीं ये आपके लिए फिर नुकसानदायक है, टाइम कम रहता है तो फिर स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए आपने ये करना है, रुकना नहीं है, आंसर राइटिंग करते जाइए, अपना ऑप्शनल जो है पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए। एंड यहाँ पे भी फिर वही बात आती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लिखिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लिखिए। एक्चुअल जो टाइमिंग है, जो 2 पेपर आपके होने हैं, उसी टाइम ड्यूरेशन में बैठकर आपके 2-2 पेपर लगाइए। इसके अलावा और लिखने की प्रैक्टिस करते जाइए, स्पीड अपनी बढ़ाते जाइए, कौन सा पेन आप लेकर जाएंगे, किसके साथ आप मोस्ट कंफर्टेबल हैं, इसी वक्त में आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। एंड उसी पेन से लिखने की प्रैक्टिस करिए, एंड लगातार आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मुझे विश्वास है इस तरह से आप चलेंगे, आपका प्री भी निकलेगा, मेंस के लिए भी आप फॉर्म भरेंगे, एंड उसके बाद में आखिरी दिन तक प्रैक्टिस करिए, जाके आप मेंस का पेपर लिखिए। एंड इससे इसके बाद में बेहतर से बेहतर की उम्मीद रखिए। अगर इंटरव्यू का कॉल आता है तो फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह करिए। उसके लिए फिर जिन जिन भी बच्चों का होता है उनके लिए फिर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो एक अलग बात है। बट यहाँ तक की प्रिपरेशन हर बच्चे को करनी पड़ेगी अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। डजेंट मैटर पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, आखिरी दे रहे हैं, कोचिंग के साथ दे रहे हैं, कोचिंग के बिना दे रहे हैं, बट यहाँ तक आपने मेहनत करनी होगी, लगातार पढ़ना होगा, लगातार एफर्ट लगाने होंगे, लगातार आपने काम करना होगा। एंड इस तरीके से आपने प्री एंड मेंस फेस करना है, इस तरीके से जो है आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यूपीएससी एक 42 किलोमीटर की मैराथन है। ये जितनी बातें मैंने करी कि ये किताबें पढ़नी है, इसको कवर करना है, इतनी बार पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन बहुत मोटिवेटेड महसूस करेंगे, किसी दिन उतना एंथुसियाज्म नहीं लगेगा, किसी दिन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो और मन डाउन होगा, बहुत से नेगेटिव ख्याल आएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो बहुत सारे आने वाले हैं। 100 मीटर की दौड़ नहीं है, याद रखिएगा, 42 किलोमीटर की पूरी मैराथन है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, हर दिन एक जैसा नहीं रहने वाला। तो आपने इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, आपने अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है। कुछ नहीं कर सकते तो मिनिमम 2 से 3 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक की वॉक आपने करनी ही है, कुछ भी हो जाए ये नियम नहीं तोड़ना है। और दूसरा, आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, घर परिवार वालों से 10-15 मिनट आधा घंटा थोड़ा बहुत बातचीत करनी है। जितना हो सके अपनी मेंटल हेल्थ एंड अपनी फिजिकल हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया तो जैसे जैसे फिर आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, तो उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं आपकी फिर फर्दर जो है प्रिपरेशन पे असर पड़ेगा, और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कमी आएगी और स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। इसलिए धैर्य रखना है, अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कम से कम 4-5 किलोमीटर रेगुलर वॉक करने की आदत बनाइए, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक पर निकल जाइए, इवनिंग वॉक पर निकल जाइए, बट थोड़ा सा अपने शरीर से आप लगातार मेहनत कराते रहिए, पसीना निकालते रहिए। मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन आप कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, उद्गीत, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। घर परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा बहुत कर कर अपनी मानसिक स्थिति को आपने ठीक रखना है, मेंटली अपनी हेल्थ को बना के रखना है। ये दोनों चीज़ें आपने करनी होंगी, प्लस साथ ही साथ मानकर चलना है कि मुश्किलें आएंगी, मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहिए। अपना मोटिवेशन खुद बनिए, जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि लगातार अपने आप को विश्वास दिलाते रहिए कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। ये किसी और को हो ना हो, आपको अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए, और सिर्फ कहने या दिखाने की बात नहीं है, आपको इस पर जेन्युइनली बिलीव करना पड़ेगा। ये चीज़ कम से कम जो है मिनिमम आपने करनी ही करनी है। साथ ये सब आप लगातार करते चले जाएंगे तो आपका फिजिकल, आपका मेंटल एपेटाइट डेवलप होगा, आपका फिजिकल, आपका मेंटल स्टैमिना डेवलप होगा, लगातार आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और ये 42 किलोमीटर की मैराथन, जिसमें कभी बहुत तेज़ दौड़ना है, कभी चलना है, कभी धीरे धीरे जॉग करना है, होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और अल्टीमेटली फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। कई लोग टूटेंगे, कई लोग इसमें प्रिपरेशन छोड़ देंगे, कई लोग सिर्फ इसलिए इसमें शामिल रहेंगे क्योंकि फॉर्मेलिटी बची हुई है, कई लोग इसलिए शामिल रहेंगे क्योंकि उतर गए हैं, वापस नहीं जा सकते, कोई दूसरा करियर ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर आपको इन सबसे अलग हटकर निकलना है तो इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, यूपीएससी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यूपीएससी 42 किलोमीटर की पूरी मैराथन है। और ये 42 किलोमीटर एक ही स्पीड पर नहीं दौड़े जा सकते, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तैयार रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है, अपना खुद का मोटिवेशन बनना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बी द लैम्प फॉर योर सेल्फ, तो अपने लिए
अपना खुद का जो है रास्ता खुद ही अपने आप को बनाना है, कोई आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। अपना फिजिकल मेंटल स्टेमिना डेवलप करना है, और धीरे 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 लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, इस मैराथन को अपने को पूरा करना है। तो ये कुछ बातें हैं, कंसिस्टेंट रहिए। किसी दिन अगर मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा जोश में है, बहुत ज़्यादा पढ़ गए, किसी दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा तो पढ़े हुए हैं, बाहर चले गए फिल्म देखने के लिए, ये नहीं करना है। डिसिप्लिन बना के रखना है, अपने आप से वादा करना है कि अगर कोई चीज़ करनी है तो करनी है, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मन करे ना करे, कंसिस्टेंसी के साथ में जितना मिनिमम अपना 3 घंटे 4 घंटे का एफर्ट जो है वो देना ही देना है। उससे ज़्यादा दे पा रहे हैं मोटिवेशन के चलते, वेल एंड गुड है। उससे ज़्यादा करने का मन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बट जो भी अपना एक मिनिमम बनाया है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे, जो भी है आपका आपका अपना हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, उतनी प्रिपरेशन मिनिमम अगर आपने करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी इज द की। वही बात, 42 किलोमीटर दौड़ने हैं तो एक झटके में नहीं दौड़े जा सकते, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मगर लगातार चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हर कदम के साथ में डिस्टेंस आपका लगातार कम होता चला जाएगा। वही बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी इज द की। विदाउट कंसिस्टेंसी आप इस कंपटीशन में कब बाहर हो जाएंगे आपको पता चलेगा ही नहीं। इतना खुल के इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही एक हार्श रियलिटी है, जनरली लोग इसके बारे में बात नहीं करते। एंड तो यही बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इन सारी बातों का ध्यान रखें, इन सारे एस्पेक्ट्स के साथ में अपनी तैयारी करें। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कोई इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो भी चैनल की डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इस तरीके से प्रिपेयर करिए, एंड बिलीव मी, यही तरीका जो है सही तरीका है, इसी तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, इसी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तभी जो है आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकते हैं। तो इसी नोट पे आई वुड बी सेइंग गुड लक फॉर द जर्नी, बी प्रिपेयर्ड, मन को तन को तैयार करें और उसके बाद इसमें उतरें, मेहनत करें, लगातार करते चले जाएं। गुड लक, एंड आई होप सो आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत से लोग इस सेशन के में जो बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं इससे बेनिफिट लेंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को एज देंगे, सिलेक्शन हासिल करेंगे। सो गुड लक टू यू ऑल। आई होप सब अपने अपने मंजिल को हासिल करें, अचीव करें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।